नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। सो कम टू सेक्शन 55, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम। 55, 56, 57, 58 these sections are very important for your prelims। और आपको क्या करना है, जैसे जहां मैंने हाईलाइट करा रखा है आपको वैसे वैसे अपने डायरेक्शन से हाईलाइट करना है और उनको एक बार समझना है, और इन पॉइंट से यू विल सी मैनी क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स एग्जाम। देखिए, एग्जाम हमेशा मैनेजमेंट करा जाता है। ऐसा नहीं होता कि आप हर सेक्शन को उतनी ही डेप्थ में जाके हर अक्षर को पढ़ो, समझो, दैट विल बी बर्डनसम। कहीं कहीं पर आपको अप्रोच चेंज करनी पड़ती है। विद इन सीपीसी देयर आर सो मैनी कॉन्सेप्ट्स जहां हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, समझे। लेकिन कुछ सेक्शंस की ऐसी नेचर है कि उनको वही पढ़ाने का तरीका वही होता है जो मैं पढ़ा रहा हूं जिस तरीके से आपको। तो प्लीज फर्स्ट क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स विल कम फ्रॉम द सेक्शन इटसेल्फ, अरेस्ट एंड डिटेंशन। एग्जीक्यूशन, वी आर स्टडीइंग व्हाट, कि व्हेन कैन ए पर्सन बी अरेस्टेड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में कब किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हो सकती है, तो उसी रिगार्डिंग आपका सेक्शन है 55, अरेस्ट एंड डिटेंशन। कौन सा सेक्शन है? 55। देखो क्या, ए जजमेंट डेटर में बी अरेस्टेड। जजमेंट डेटर हम लोग डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। बेसिकली क्या है, द पर्सन अगेंस्ट होम डिक्री हैज बीन पास्ड। जिस व्यक्ति के विरुद्ध जजमेंट आया, जिस व्यक्ति के विरुद्ध डिक्री पास की गई है, उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? जजमेंट डेटर। A judgment debtor may be arrested in execution of decree at any hour and on any day। तो you should highlight this कि कब किया जा सकता है उसको। क्या कोई इसको स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन थे इसमें? तो पहली लाइन क्या है कि ऐसे व्यक्ति को किसी भी दिन के किसी भी घंटे में अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, कर लेंगे। नाउ एंड हिज डिटेंशन में बी इन द सिविल प्रिजन। उसको डिटेन कहां किया जाएगा? अरेस्ट करने के बाद डिटेन कहां करा जाएगा? सिविल प्रिजन में करा जाएगा। सिविल प्रिजन और क्रिमिनल प्रिजन का मतलब समझ लीजिए। क्रिमिनल प्रिजन जो होती है वहां पे क्रिमिनल्स को रखा जाता है, अंडर ट्रायल्स को रखा जाता है। हेयर इन केस ऑफ दिस सिविल लॉ वी earmark some jails as civil prison, कि यहाँ पर ये क्रिमिनल्स नहीं है, they are being sent to these prisons because of they owe some liability, क्योंकि उनके पास कुछ liability थी जो डिस्चार्ज नहीं कर पाए। तो ध्यान रखना, सीपीसी में अगर हम जेल भेज रहे हैं किसी को तो वो कौन सी जेल भेजेंगे? सिविल प्रिजन में भेजेंगे। तो ही जजमेंट डेटर कैन बी अरेस्टेड, मे बी अरेस्टेड एट एनी आवर ऑन एनी डे एंड ही शैल बी सेंट टू दी सिविल प्रिजन। अब कौन से सिविल प्रिजन में, उसका जवाब फिर आगे आ जाएगा।
मैं एक बार पढ़ा देता हूँ, क्वेश्चन आने की संभावनाएं कम से कम है, लेकिन फिर भी एक ड्यूटी है मेरी पढ़ाने की। सिविल प्रिजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, उस जिले की, इन विच द कोर्ट ऑर्डरिंग द डिटेंशन इज सिचुएट, जिस कोर्ट ने उसको ऑर्डर किया है डिटेंशन का, है ना, वो जो कोर्ट जिस जिले में है उसी कोर्ट के उसी जिले में उसको रखा जाएगा। अब समझिए इसका मतलब क्या हुआ। देखिए केस चल रहा था दिल्ली की कोर्ट में, केस चल रहा है दिल्ली की कोर्ट में। दिल्ली की कोर्ट में क्या केस है कि जी आपने मिस्टर दिस एक्स ने मेरी डिफेमेशन की एंड ही लिव्स इन मुंबई, या कहीं भी मान लीजिए दिल्ली में भी रहते हैं और मुंबई में भी रहते हैं, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे रहते हैं किराए पर और दिल्ली में मुंबई में इनकी प्रॉपर्टी है, ऐसे मान लेते हैं। डिक्री मेरे फेयर में हो गई कि मिस्टर एक्स विल शैल पे 1 करोड़ रुपीज टू मी। अब आया एग्जीक्यूशन का मतलब, यहाँ पर एग्जीक्यूशन का। अब क्योंकि प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पर है नहीं तो आपसे हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करा नहीं पाएंगे क्योंकि पैसा देना नहीं चाहते हैं। देयरफॉर दिस डिक्री मे बी सेंड टू मुंबई, जहां पर आपकी प्रॉपर्टी सिचुएट है, वहां पर एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स चलेंगी, सो दैट मनी कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम यू। मैं केवल आपको इलस्ट्रेशन दे रहा हूं, समझा रहा हूं आपको। अब मुंबई की कोर्ट ने आपको ऑर्डर किया कि नाउ यू शुड बी अरेस्टेड, ठीक है, तो सिविल प्रिजन मुंबई की कोर्ट में आप जाएंगे, भेजा जाएगा आपको, ना कि ये जो डिक्री पासिंग कोर्ट में। जो कोर्ट, कौन सी कोर्ट ने डिग्री पास की है? दिल्ली की कोर्ट ने डिग्री पास की है, तो आपको दिल्ली की सिविल प्रिजन में नहीं रखा जाएगा। अगर आपको मुंबई की कोर्ट ने डिटेंशन का ऑर्डर किया है तो मुंबई की सिविल प्रिजन में भेजा जाएगा आपको। इसलिए जो लाइन है इसको स्लाइड में देखिए आप, डिस्ट्रिक्ट इन विच द कोर्ट ऑर्डरिंग द डिटेंशन इज सिचुएट, उस जिले में की कोर्ट में जहां पर कोर्ट, देखो ये लाइन में कर रहा हूं आपके लिए येलो, कोर्ट ऑर्डरिंग द डिटेंशन, जिस कोर्ट ने डिटेंशन को का आदेश पारित किया है वो कौन से जिले में है, उसी जिले की डिटेंशन उस कोर्ट में रखा जाएगा। या वेयर सच सिविल प्रिजन डज नॉट अफोर्ड सुटेबल एकोमोडेशन, मान लीजिए भरी हुई है वो, सुटेबल एकोमोडेशन नहीं है, तो उसके बारे में नियम क्या है, एनी अदर प्लेस विच द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट, फिर किसी अन्य जगह पर, उसके बारे में कौन बताएगा, स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट फॉर द डिटेंशन। तो आपको प्लीज में ध्यान रखना है, पहली बात, पहला क्वेश्चन, जजमेंट डेटर कौन से सेक्शन में अरेस्ट किया जा सकता है इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, सेक्शन 55। व्हेन कैन ही अरेस्टेड, ही कैन बी अरेस्टेड एट एनी आवर ऑन एनी डे जनरली, ठीक है। वेयर ही शैल बी हेल्ड आफ्टर डिटेंशन इन द सिविल प्रिजन, कौन सी सिविल प्रिजन में, उस जिले की सिविल प्रिजन में जहां पर जिस कोर्ट ने उसको अरेस्ट करने का आदेश दिया था उस कोर्ट में, उस कोर्ट के जिले में। या फिर अगर वहां पर सुटेबल एकोमोडेशन नहीं है तो कौन बताएगा एकोमोडेशन, स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। बस इन पॉइंट्स को ऐसे याद रखना है आपने, आपका प्रीलिम्स में हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया तो रेज हैंड, चलो ये बढ़िया। नेक्स्ट, provided firstly that for the purpose of making an arrest under this section no dwelling house shall be entered after sunset and before sunrise। ये ध्यान रखना, अरेस्ट करने के लिए किसी भी मानव अधिवास की जगह पर जहां पर इंसान रहता हो, नो ड्वेलिंग हाउस शैल बी एंटर्ड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त से पहले के समय पर आप किसी भी घर में एंट्री नहीं करेंगे। ये बात याद रखेंगे, प्रीलिम्स से पूछी जाती है आपसे। तो क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, विच आउट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, सत्य हैं। नंबर 1, जजमेंट डेटर को किसी भी घंटे, किसी भी दिन के किसी भी घंटे में अरेस्ट किया जा सकता है, सही है। ही शैल बी कैप्ट इन सिविल प्रिजन, सही है। एंड नो ड्वेलिंग हाउस शैल बी एंटर्ड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर, ये भी सही है। डी, ऑल ऑफ द अबव, आंसर इज डी। इस तरीके से ये स्टेटमेंट याद रखने पड़ेंगे आपको, कर लेंगे। नेक्स्ट, सेकेंडली, दैट नो आउटर डोर ऑफ ड्वेलिंग हाउस शैल बी ब्रोकन ओपन, अरेस्ट करने के लिए किसी का भी जो आउटर रूम है, जो आउटर डोर कौन सा है ये ध्यान रखना, ये खास बात इसमें यह है, आउटर डोर को मत भूलना। जब अगर इस पे क्वेश्चन आ जाए तो प्लीज डोर को देख लेना, कौन से डोर की बात कर रहे हैं। दिस इज आउटर डोर, रेड कर दिया मैंने अभी,
outer door, no outer door of the dwelling house shall be broken unless such dwelling house is in the occupancy of the judgment debtor and he refuses or in any way prevents access thereto। जब तक कि जजमेंट डेटर की ही ऑक्यूपेंसी में ना हो वो सच ड्वेलिंग हाउस इज इन दी ऑक्यूपेंसी ऑफ द जजमेंट डेटर, और वो मना करे अरेस्ट को, या फिर एक्सेस को किसी प्रकार से रोके। इट मीन्स व्हाट, कि अगर आपको आउटर डोर ड्वेलिंग हाउस का तोड़ना है तो उसकी दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि उस पर जजमेंट ड्वेलर का ही कब्जा होना चाहिए, इट शुड बी इन दी ऑक्यूपेंसी ऑफ द जजमेंट डेटर। सेकेंड बात यह, ही शुड रिफ्यूज, कि मैं अरेस्ट नहीं करवाऊंगा अपनी। यू आर देयर, पुलिस ऑफिशियल और आर देयर, कोर्ट ऑफिशियल्स आर देयर टू अरेस्ट हिम, बट ही इज रिफ्यूजिंग। उसका अपना घर है, उसकी खुद की ऑक्यूपेंसी में है, लेकिन वो मना कर रहा है। इन दैट कंडीशन यू कैन आउटर डोर कैन बी ब्रोकन। ध्यान रखिए, तो क्वेश्चन प्रीलिम्स में आपसे आता है कि कब ब्रोक किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, बट व्हेन द ऑफिसर ऑथराइज्ड टू मेक द अरेस्ट हैज ड्यूली गेन्ड एक्सेस टू एनी ड्वेलिंग हाउस, जब वो एंट्री कर चुका, he may break open the door of any room in which he has reason to believe the judgment debtor is to be found। तो अंतर समझे आप, एक हुआ डोर, आउटर डोर हो गया, उसको तोड़ने की शर्त है, तब तक नहीं तोड़ेंगे जब तक कि वो दो शर्तें पूरी ना हो जाए, एक्चुअल ऑक्यूपेंसी ऑफ द जजमेंट डेटर एंड प्रिवेंट करे वो। लेकिन अगर आप गेन कर गए, एंट्री कर गए, when the officer authorized to make the arrest has duly gained access, then अंदर के किसी कमरे में छुपा बैठा है वो, then you can, he may break open the door of any room। तो ये जो डोर है, this is door of any room, और उस पहले कौन सा डोर था वो, आउटर डोर था वो, आउटर डोर। तो समझ में आया दोनों डिफरेंस क्या है इसमें, कर लेंगे अब। नेक्स्ट, provided thirdly that if the room is in the actual occupancy of a woman who is not a judgment debtor, ये थर्ड सिचुएशन है। नाउ दी जो रूम है, रूम किसकी एक्चुअल ऑक्यूपेंसी में है, एक वुमेन की है ऑक्यूपेंसी में है, और वुमेन कैसी है, देन हु इज नॉट द जजमेंट डेटर, वो जजमेंट डेटर नहीं है, एंड हु अकॉर्डिंग टू द कस्टम्स ऑफ द कंट्री डज नॉट अपीयर इन पब्लिक, जो कि पब्लिक में भी नहीं आती है, यानी पर्दा नशीन लेडी है। पर्दा नशीन लेडी हो एक बात, जजमेंट डेटर ना हो दूसरी बात, तीसरी बात शी इज इन द एक्चुअल ऑक्यूपेंसी ऑफ द रूम। ऐसी स्थिति में क्या करेगा, द ऑफिसर ऑथराइज टू मेक द अरेस्ट शैल गिव नोटिस टू हर दैट शी इज एट लिबर्टी टू विड्रॉ। उसे कहा जाएगा कि आप स्वतंत्र हैं, आप यहां से हट जाइए, विड्रॉ कर लीजिए यहां से। सही है, अगर नहीं करती है, एंड आफ्टर अलाउइंग ए रीजनेबल टाइम फॉर हर, रीजनेबल टाइम दिया जाएगा, and giving her reasonable facility for withdrawing may enter the room for the purpose of making the arrest। उसके बाद में उस रूम में वो एंटर कर सकता है, प्रवेश कर सकता है। तो ये रहा रिगार्डिंग दी पर्दा नशी। बहुत कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल आपने एक बार पढ़ना है और जानना है, हाईलाइट करना है डायरेक्ट, उसको बार बार पढ़ना है बस। नेक्स्ट, ये ध्यान रखना, provided fourthly that where the decree in execution of which judgment debtor is arrested is a decree for the payment of money। ये ध्यान रखना, कौन सी डिक्री है, डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी है ये वाली डिक्री। कौन सी डिक्री है, डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी। तो इसको प्लीज हाईलाइट कीजिए, दिस रूल इज स्पेसिफिकली ओनली फॉर द डिक्री फॉर मनी। अभी तक जितने भी रूल्स आए हैं किसके लिए आए थे, वो जनरल बात थी, यहां पर स्पेसिफिकली रूल डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी। And the judgment debtor pays the amount of the decree and the cost of the arrest, such officer shall at once release him। आपने क्यों अरेस्ट किया था, क्योंकि डिक्री एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही थी। यहां अगर डिक्री पैसे की है और वो पैसे दे देता है, तो देन ऑफिसर शुड व्हाट, सच ऑफिसर शैल एट वंस रिलीज हिम। इसका मतलब ये समझ लीजिए, मान लीजिए आप हैं जजमेंट डेटर, आपसे 5 लाख रुपए लेने थे, आपने अभी तक नहीं दिए, एग्जीक्यूशन में आपके खिलाफ अरेस्ट का ऑर्डर हो गया, पुलिस वाले आपको अरेस्ट करने के लिए घर पहुंच गए आपके,
आपने अलाउड नहीं किया, आपके आउटर डोर को उन्होंने तोड़ दिया। अब आपको लगा अब तो अरेस्ट होनी ही होनी है, आपने कहा लाओ जी लाओ 5 लाख रुपए दो इनको। अब ऑफिसर के सामने 5 लाख रुपए आ गए, तो क्वेश्चन ये है क्या ऑफिसर आपको तब भी अरेस्ट करके लेके जाएगा? नहीं, सच ऑफिसर शैल एट वंस रिलीज हिम, तुरंत के तुरंत आपको रिलीज कर दिया जाएगा। एंड सच कैन बी द एन ऑप्शन इन योर एग्जाम। कंफ्यूजन हो सकता है आपको एग्जाम में कि भाई अरेस्ट करने के लिए ऑर्डर करा है तो कोर्ट ही रिलीज करेगी, जरूरी नहीं कोर्ट रिलीज करे। मामला यहाँ पर क्या सिविल मामला है, यहाँ पर आपके लिए पैसे का मामला, पैसे मिल गए डिग्री के, उसमें बात खत्म हो गई। ठीक है, नेक्स्ट। कई बार ऐसा हो सकता है आप यहाँ के डॉन हो, बड़े आदमी हैं, आपको अरेस्ट करेंगे तो पब्लिक में अशांति हो जाएगी, दिक्कत आ जाएगी। द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट डिक्लेयर दैट एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्संस whose arrest might be attended with danger or inconvenience to the public। अगर ऐसा व्यक्ति है, जजमेंट डेटर ऐसा व्यक्ति है या ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं, क्लास ऑफ पर्संस हैं जिनकी अरेस्ट से क्या हो सकता है? डेंजर और कन्वीनियंस टू द पब्लिक। सही है। देन इन सच के द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन क्या कह सकती है? दैट सच पर्सन शैल नॉट बी लायबल टू अरेस्ट इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री अदरवाइज देन इन अकॉर्डेंस विद सच प्रोसीजर। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए अरेस्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट अलग से प्रोसीजर बता सकती है कि भाई इसको मत कर अपना अरेस्ट करना है तो इस तरीके से करेंगे, डिफरेंट वे निकालेंगे। कौन बताएगा डिफरेंट वे? स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। तो ये ध्यान रखना कि such precautions are to be taken. State government has power to provide a different procedure to avoid the danger or inconvenience to the public. ठीक है, नेक्स्ट। देखिए, मान लीजिए आप अपने इलाके की लेडी डॉन है, ठीक है, और अंदर से कंगाल हो चुकी हैं, और हुआ यह है कि आपके खिलाफ एक ऑर्डर पास हो गया, ऑर्डर ऑफ अरेस्ट, ठीक है, इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। अब अगर आपको पुलिस अरेस्ट करती है तो इस बात की पूरी संभावना है कि जो आपके चमचे और चमचियां हैं अराउंड, वो वहाँ पर बवाल मचा देंगे, वो जेल मतलब वो आगजनी कर देंगे, वो कहीं शॉप्स को आग लगा देंगे। इस तरह की गतिविधियां वहाँ पर हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि आपने हमारी लेडी डॉन को हाथ कैसे लगाया, ये संभावना हो सकती है। अब यह है सिविल प्रिजन का मामला, क्रिमिनल एक्टिविटी तो है नहीं यहाँ पर। तो एक दिन में सेफ गार्ड बताया कि स्टेट गवर्नमेंट सोच समझ के कदम उठाए ऐसे मामलों में। तो ऐसे स्टेट मामलों में स्टेट गवर्नमेंट में व्हाट डिक्लेयर दैट, घोषणा कर सकती है। क्या घोषणा कर सकती है? कि एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्संस हुज अरेस्ट माइट बी अटेंडेड विद डेंजर और दिस दैट शैल नॉट बी लायबल टू अरेस्ट इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। कि ऐसे व्यक्ति को डिक्री के एग्जीक्यूशन में अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ये घोषणा कौन कर सकती है? स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। रीजन क्या है? कि बिकॉज ऑफ योर अरेस्ट और डिटेंशन देयर मे बी डेंजर और इनकन्वीनियंस टू द पब्लिक। समझ आ गई बात नहीं आ गई? वो डिक्लेरेशन कैसे होगी? बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट होगी। उसमें क्या होगा? क्या अरेस्ट से मुक्ति मिल जाएगी उसको? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है। Otherwise than in accordance with such procedure as may be prescribed by the state government in this behalf। तो स्टेट गवर्नमेंट ये डिक्लेयर करेगी कि आप इस तरीके जो नॉर्मल प्रोसीजर है, यू विल नॉट फॉलो दैट, वी आर प्रोवाइडिंग डिफरेंट प्रोसीजर, शी शैल बी अरेस्टेड बाय अडॉप्टिंग दिस प्रोसीजर। गॉट इट? तो यहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, where judgment debtor is arrested in the execution of decree for the payment of money। तो प्लीज हाईलाइट दिस। कौन सी डिक्री है? डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी एंड ब्रॉट बिफोर द कोर्ट। कोर्ट के सामने इसको लाया गया, कोर्ट के सामने इसको लाया गया। द कोर्ट शैल इन्फॉर्म हिम दैट ही मे अप्लाई टू बी डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट। इतना ही याद कर लीजिए बस कि कोर्ट की ये ड्यूटी है कि उसको ये बताएगी कि भाई आप अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित करवा सकते हो, दिवालिया घोषित करवा सकते हैं आप खुद को।
इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू लेट हिम नो, कब, व्हेन द डिक्री इज फॉर द पेमेंट ऑफ मनी। तो प्लीज दीज आर द की फ्रेजेस, डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी। क्या ड्यूटी है कोर्ट की? द कोर्ट शैल इन्फॉर्म हिम दैट ही मे अप्लाई टू बी डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट अपने को घोषित करा सकती है। कर लेंगे। फोर्थ में देखो खास बात क्या है, विद इन 1 मंथ, जो मैंने जहां जहां मैंने येलो कर रखा है इसको हाईलाइट करना है बस आपने। वेर ए जजमेंट डेटर एक्सप्रेस हिज इंटेंशन टू अप्लाई टू बी डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट एंड फर्निशेस सिक्योरिटी टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट दैट ही विल विद इन 1 मंथ सो अप्लाई। इतना ध्यान रखना बस। जहां जजमेंट डेटर कहते हैं अच्छा सर मैं अपने को दिवालिया घोषित करवा लूं, हाँ जी करवा लो, तो ठीक है सर मैं इसके लिए तैयार हूं, आई विल अप्लाई फॉर डिक्लेरेशन ऑफ माई इंसॉल्वेंसी। कितने टाइम के लिए, कितने टाइम में? विद इन 1 मंथ। तो विद इन 1 मंथ अगर वो एश्योर करता है तो कितने टाइम के लिए वो टाइम मांग सकता है मैक्सिमम, उस टाइम पर आपसे प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हाईलाइट कर लीजिए विद इन 1 मंथ, सही है। एंड दैट ही विल अपीयर व्हेन कॉल्ड अपॉन इन एनी प्रोसीडिंग्स अपॉन द एप्लीकेशन और अपॉन द डिक्री इन एग्जीक्यूशन ऑफ व्हिच ही इज अरेस्टेड द कोर्ट में रिलीज हिम फ्रॉम अरेस्ट। इस ऐसे करने पर वो कोर्ट उसको अरेस्ट से रिलीज कर सकती है, सही है। इनका क्वेश्चन ये है कि जो 1 मंथ का टाइम है वो रिलीज कब होगा। इनका क्वेश्चन यही है ना आपका कि रिलीज कब करेंगे उसको। तो बहुत साफ साफ लैंग्वेज है। देखो अगर वो ये कहता है वेर जजमेंट डेटर एक्सप्रेस हिज इंटेंशन, जब वो अपनी इंटेंशन जाहिर कर देता है, ठीक है, कैसी इंटेंशन? टू अप्लाई, की वो अप्लाई करेगा, टू बी डिक्लेयर्ड एन इंसॉल्वेंट एंड फर्निशेस सिक्योरिटी टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट। तो 2 बातें हैं। व्हेन ही एक्सप्रेस हिज इंटेंशन, मैं इसको येलो कलर कर रहा हूं, देखिए एक्सप्रेस हिज इंटेंशन पहली बात, एंड सेकंड है एंड फर्निशेस सिक्योरिटी, और उस संबंध में वो सिक्योरिटी भी देता है, ठीक है। क्या कहता है कोर्ट को कि विद इन 1 मंथ ही विल अप्लाई फॉर हिज इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। तो कोर्ट को अब समाधान हो गया, कैसे? उसने सिक्योरिटी दी है, देन ही विल रिलीज हिम, ठीक है। मान लीजिए मैंने कहा कि जज साहब मैं आप सिक्योरिटी देने को तैयार हूं, मैं विद इन 1 मंथ अप्लाई कर दूंगा इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के लिए, और जहां कहेंगे वहां पर अपीयर हो जाऊंगा मैं, ये रही मेरी सिक्योरिटी। कोर्ट ने सिक्योरिटी देखा, हाँ भैया ठीक है सही है, नाउ यू विल हैव टू रिलीज हिम, कोर्ट शैल रिलीज हिम, कोर्ट में रिलीज हिम एट वंस फ्रॉम द अरेस्ट। उस समय वो कोर्ट अरेस्ट से उसको रिलीज कर सकती है। तो आपको जो क्वेश्चन आएंगे प्रीलिम्स में, जो फोकस एरिया होना चाहिए कि विद इन कितना टाइम मिलता है उसको अप्लाई करने के लिए। 1 मंथ का टाइम मिलता है, कोर्ट गिव्स हिम 1 मंथ टाइम टू अप्लाई फॉर द इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। और सेकंड प्रोसीडिंग क्या, अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है देन कोर्ट में रिलीज हिम फ्रॉम द अरेस्ट एज वेल। कर लेंगे, बस इतना करिए इसमें से। नेक्स्ट सेक्शन 56 भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, यही आएगा। प्रोहिबिशन ऑफ अरेस्ट और रिटेंशन ऑफ वुमेन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर मनी। महिलाओं को गिरफ्तारी पर जो रोक लगाता है सेक्शन 56 लगाता है। देखिए क्या, नोट विद स्टैंडिंग इन दिस पार्ट, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस पार्ट, इस पार्ट में कुछ भी होते हुए द कोर्ट शैल नॉट ऑर्डर द अरेस्ट और डिटेंशन इन दिस सिविल प्रिजन ऑफ ए वुमेन। कोर्ट किसी महिला की गिरफ्तारी का आदेश नहीं करेगी किसी भी डिक्री के एग्जीक्यूशन में। कौन सी डिक्री? डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी। ये ध्यान रखना, इट इज नॉट ऑल द डिक्रीज, ओनली इन केस ऑफ डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी। तो सेक्शन 56 अप्लाइज ओनली व्हेन द डिक्री इज फॉर द पेमेंट ऑफ मनी। यहां से कई बार कंफ्यूजन होता है। तो पहला क्वेश्चन आएगा 56 पर कि कौन सा सेक्शन प्रोहिबिट करता है अरेस्ट को, कौन सा सेक्शन मना करता है कि अरेस्ट नहीं होगी वुमेन की। 56 सेकंड क्वेश्चन बनता है कौन सी डिक्री में नहीं होगी, डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी में नहीं होगी। वो हो जाएगा 56। नेक्स्ट 57 सब्सिस्टेंस अलाउंस। कौन सा सेक्शन सब्सिस्टेंस अलाउंस को डील करता है? सेक्शन 57। कई बार क्वेश्चन आया हुआ प्रीलिम्स का यहां पर। ये
बस हेडिंग से क्वेश्चन आता है सब्सिस्टेंस अलाउंस पे। अब ये क्या है, द स्टेट गवर्नमेंट में फिक्स स्केल्स ग्रेजुएटेड अकॉर्डिंग टू द रैंक रेस नेशनलिटी ऑफ मंथली अलाउंसेस पेवेल फॉर द सब्सिस्टेंस ऑफ द जजमेंट डेटर्स। कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे, तो हेडिंग से याद कर लें तो भी काम चल जाएगा, नहीं तो बताया तो मैं कि ना उनको कितना पैसा मिलना चाहिए जजमेंट डेटर्स को जेल में, सब्सिस्टेंस अलाउंस क्या मिलना चाहिए, उसके लिए कोर्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट स्केल फिक्स कर सकती है। किस लिए, पेबल फॉर द सब्सिस्टेंस ऑफ द जजमेंट डेटर मंथली अलाउंस का। कर लेंगे, कौन सा सेक्शन है 57। हाँ जी, डिटेंशन एंड रिलीज सेक्शन 58 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। Every person detained in the civil prison in execution of a decree shall be so detained where the decree is for the payment of a sum of money exceeding 5,000। अगर 5,000 से ज्यादा रकम के लिए है then for a period not exceeding 3 months। तो ये ध्यान रखना, इनको हाईलाइट कर लीजिए, 5,000 रुपीज और नॉट एक्सीडिंग 3 months। यहां से क्वेश्चन आता है। तो क्या मतलब हुआ कि अगर किसी व्यक्ति को सिविल प्रिजन में डिटेन किया गया है तो उसकी ड्यूरेशन क्या होगी, मैक्सिमम ड्यूरेशन इन सिविल प्रिजन क्या हो सकती है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट कि कितने की है, कैसे है, वेयर द डिक्री इज फॉर द पेमेंट ऑफ ए सम ऑफ मनी एक्सीडिंग 5,000, 5,000 से ज्यादा की है, देन फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 months, 3 महीने के लिए। मान लीजिए ये मैडम है पीछे बैठी है ब्लैक शर्ट में, इन्होंने 10 लाख रुपए का गबन किया हुआ है किसी का, तो मैक्सिमम सिविल प्रिजन कितनी हो सकती है इनको, 3 months की। इन्होंने 6,000 का कर रखा है, इनको भी 5 मैक्सिमम 3 months की। क्यों, क्योंकि दोनों में क्या है, मोर देन 5,000 रुपीज में। अगर 5,000 से ज्यादा की है तो आपको नोट एक्सीडिंग 3 months, 3 महीने मैक्सिमम सिविल प्रिजन है। और यहीं से क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम सिविल प्रिजन कितना हो सकता है, 3 months हो सकता है बस, 5,000 के उसमें। वेयर डिक्री इज फॉर द पेमेंट ऑफ ए सम ऑफ मनी एक्सीडिंग 2,000 रुपीज बट नॉट एक्सीडिंग 5,000, यानी कि 2,000 से लेकर के 5,000 तक का, फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 weeks, फिर केवल 6 हफ्ते का। तो देखो ये जो फिगर्स आ रही हैं 6 हफ्ते 3 महीने, यहां से कंफ्यूजन भी होता है अगर याद नहीं करा, और अगर कर लिया तो बहुत क्वेश्चन अटेम्प्ट भी हो गया आपके। क्वेश्चन आपसे यह आता है कि कितनी ड्यूरेशन के लिए इसको सिविल प्रिजन में रखा जा सकता है। तो मैक्सिमम 3 months, देन सेकंड वोट नॉट एक्सीडिंग 6 weeks। सो 2,000 और 5,000 के बीच की बात ये आ गई, लेकिन व्हाट अबाउट द अमाउंट लेस देन 2,000, उसके लिए आपको जाना होगा सेक्शन 1A में। For the removal of doubts, it is hereby declared that no order for the detention of the judgment debtor in civil prison in execution of decree for the payment of money shall be made where the total amount of the decree does not exceed 2,000 rupees। जब 2,000 से ज्यादा की डिक्री है ही नहीं, then no civil prison। और यहीं से क्वेश्चन है कब सिविल प्रिजन में नहीं भेजा जाएगा, लेकिन ध्यान रखना कौन सी डिक्री है, डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी के केस की बात कर रहे हैं यहां पर, दिस इज ठीक है। तो अगेन दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर प्रीलिम्स, कर लेंगे आप। नेक्स्ट अगेन उस पर आइए, प्रोवाइडेड दैट ही शैल बी रिलीज फ्रॉम सच डिटेंशन बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द सेड पीरियड ऑफ डिटेंशन। कब, First, on the amount mentioned in the warrant for his detention being paid to the officer in charge of the prison। अगर उसने उस अमाउंट को किसको पे कर दिया, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ प्रिजन को। भेजा गया था 4,000 रुपये नहीं दिए थे आपने, इसलिए आपको 6 weeks के लिए भेजा गया। आपने 2-3 दिन के अंदर जैसे भी वो पैसे का इंतजाम कर लिया, पैसे पेमेंट कर दी, तो आपको कब रिलीज कर दिया जाएगा, ऑन द अमाउंट मेंशन्ड इन द वारंट बीइंग पेड टू द ऑफिसर इन चार्ज, या ऑन द डिक्री अगेंस्ट हिम बीइंग अदरवाइज फुली सेटिस्फाइड। अगर डिक्री वैसे सेटिस्फाइड हो गई तो भी कर सकते हैं। तो कब कब रिलीज किया जा सकता है, इन पोर्शंस को आप लोग हाईलाइट कर लीजिए, और यही इन्हीं को याद करना है बार बार आपके पास।
Yes, please read this close to. A judgment debtor released from detention under this section. Release हो गया. Shall not merely by reason of such release be discharged from his debt. ये नहीं है कि वो अपने डेट से रिलीज हो गया, वो पूरा जेल हो गया. अब किस बात के पैसे? वो आपको कंपेल करने के लिए थे, पैसे देने के लिए. देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है. ए जजमेंट डेटर रिलीज फ्रॉम डिटेंशन अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट मैरिली बाय रीजन ऑफ हिज रिलीज बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज डेट. अपने कर्जे से मुक्ति नहीं हो जाएगी. बट ही शैल नॉट बी लायबल टू बी री अरेस्टेड अंडर द डिक्री इन एग्जीक्यूशन ऑफ विच ही वॉज रिटेन्ड इन द सिविलियन. बस इतना है कि उसको दोबारा री अरेस्ट नहीं किया जाएगा. इट मीन्स आप पैसे निकालने के लिए उससे अरेस्ट करने की धमकी से अगर अरेस्ट करके निकलता हो तो, फॉर एग्जाम्पल ए समझ गए आप? ए बड़ा है अंबानी साहब. मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं केवल. अंबानी साहब का जब डर आया कि उनको जेल में भेज दिया जाएगा तो तुरंत 434 करोड़ रुपए जिसके थे उसको मिल गए थे. तो कई बार सिविल प्रिजन में भेजने के डर से पैसे मिल जाते हैं. तो क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मैक्सिमम ड्यूरेशन फिक्स हो गई, क्या उसकी लायबिलिटी खत्म हो गई? लायबिलिटी जितने की थी वो बनी रहेगी. सिर्फ इतना है कि उसको दोबारा जेल नहीं भेज सकते अब आप. ठीक है, नेक्स्ट. बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है. बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. बस आपसे यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे आप लोग. लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा.